और बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध सर्जिकल प्लान लागू कर दिया और इसी के साथ ईरान अमेरिका जंग अगले चरण में प्रवेश कर गई। अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भीषण एयर स्ट्राइक की। ईरान के तटीय शहरों में मौजूद कई पुल उड़ा दिए गए। पावर स्टेशन, एयरपोर्ट्स पर भी हमले हुए। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये हमले फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी सेना का कनेक्शन काट सकते हैं, जिससे होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण स्थापित होने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी। सवाल है कि क्या जंग का नया चरण होर्मुज संकट को खत्म करेगा या फिर महाविनाश लेकर आएगा। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मौजूद ब्रिज, अहम सड़कें, पावर स्टेशन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। ये हमले तब किए गए जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी दी थी। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी और उधर अमेरिकी सेना ने इसे सच कर दिखाया। पहला पुल काहुरिस्तान के पास बना है, जिसे काहुरिस्तान ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये बंदर अब्बास को लार और शिराज शहर से जोड़ता है। दूसरा पुल खमीर काउंटी में मौजूद है, इसे गरीवे ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और खाड़ी से सटा बंदर अब्बास बंदरगाह ईरान के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल है। अब अमेरिका ने इस बंदरगाह को मध्य ईरान से पूरी तरह काटने की तैयारी कर ली है। बीती रात हुए हमले इसी का पहला ट्रेलर है। अमेरिका ने बंदर खमीर में मौजूद काहुरिस्तान ब्रिज पर हमला किया। यह ब्रिज बंदर अब्बास और लार रूट पर मौजूद है। यह ईरान के रूट 76 पर मौजूद सबसे अहम पुल है। रूट 76 बंदर अब्बास को फारस शहर से जोड़ता है। इसके अलावा अमेरिका ने गरीवेह ब्रिज पर हमला किया। यह बंदर अब्बास खमीर लार रोड पर मौजूद है। यह बंदर अब्बास तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग है। अमेरिका ने कलाम ताले पुल को भी उड़ा दिया। यह पुल लार से बंदर अब्बास वापस लौटने वाले रूट पर मौजूद है। अमेरिका ने उन पुलों को भी निशाना बनाया जो फिलहाल निर्माणाधीन है। इनका काम बीच में अटका है। ऐसे ही एक ब्रिज को तबाह किया गया जो बंदर खमीर केशर रोड पर बनाया जा रहा है। अमेरिका ने मारो ब्रिज पर भी हमला किया। ये मारो गांव के पास बना छोटा पुल है। पुल बंदर अब्बास को आसपास के कई छोटे इलाकों से जोड़ता है। ये सभी पुल मध्य ईरान और आसपास के प्रमुख शहरों को बंदर अब्बास बंदरगाह से जोड़ते थे। यही वजह है कि अमेरिका ने हमला कर इन्हें नष्ट कर दिया। इस हमले का मकसद ईरान के तटीय डिफेंस और आर्थिक तंत्र को देश के आंतरिक हिस्सों से अलग करना है, जिसमें अमेरिका कामयाब होता नजर आ रहा है। दावा है कि बंदर अब्बास तक जाने वाले लगभग सभी मुख्य रास्ते काट दिए गए। इस पोर्ट से आने जाने वाला भारी सामान लगभग रुक गया है। इससे ईरान के अंदरूनी प्रांतों में जरूरी चीजों, कच्चे माल और आयात होकर आने वाले सामान की भारी किल्लत हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, तटीय क्षेत्रों में मौजूद सैन्य ठिकानों तक भी रसद भेजना मुश्किल हो गया है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन शाहिद रजाई बंदरगाह से जुड़ा है। समुद्र के रास्ते आने वाले सभी भारी हथियार, कच्चे तेल के टैंक, सैन्य वाहन और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो इसी स्टेशन से ट्रेनों पर लादकर आगे भेजे जाते हैं। मध्य ईरान का बख्फ रेलवे स्टेशन इससे सीधे जुड़ा है। इस्फहान, तेहरान से आने वाली ट्रेनें बख्फ से होते हुए बंदर अब्बास तक पहुंचती हैं। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद दक्षिणी प्रांतों में बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। दावा है कि बुशहर के एक बड़े हिस्से में कई घंटों से ब्लैकआउट है। बंदर अब्बास में हाईवे, ट्रांसमिशन ग्रिड और तटीय इलाकों से सटे औद्योगिक क्षेत्रों में हुए हमलों के कारण बिजली ग्रिड पर सबसे बुरा असर पड़ा है। शहर के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट की स्थिति है। इसके अलावा बंदर खमीर के कुछ हिस्सों में भी अंधेरा है। ईरान के किश द्वीप में लंबे पावर कट लग रहे हैं। हालात बेहद ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ओमान की खाड़ी से सटे कुनारक के कई क्षेत्रों में भी बिजली गुल है। इसके पीछे भी अमेरिका की एक खास रणनीति है। दरअसल रडार और कमांड सेंटर्स को लगातार भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। पावर ग्रिड तबाह होने से कई जगहों जैसे रडार और कमांड सेंटर ठप हो सकते हैं। ये फिलहाल पूरी तरह से बैकअप जनरेटर पर चल रहे हैं। ये बैकअप खत्म होते ही ईरानी सेना मुश्किल में आ जाएगी। और अरब में सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, बल्कि ये खाड़ी में नए सत्ता समीकरण की लड़ाई। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसे मिटाने की कोशिश की गई तो वो अकेले नहीं मिटेगा, बल्कि पूरे खाड़ी के भूगोल को बदल देगा। ईरान के संकेत साफ हैं और आक्रामक हैं। वो झुकेगा नहीं, जिससे अरब देशों में कोहराम मचा है, क्योंकि युद्ध में अमेरिका की सिर्फ साख दांव पर लगी है, जबकि अरब देशों के अस्तित्व का सवाल है। ईरान के हमलों से इतना खौफ है, जिससे सवाल उठा है कि क्या अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अरब देश अमेरिका से दूरियां बनाएंगे या फिर ईरान के हमलों से पैदा हुए तेल संकट से खुद को तबाह होने देंगे। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इन देशों पर पहले भी हमले हुए थे। दरअसल इन देशों पर हमले के पीछे ईरान का बड़ा प्लान है। पहला प्लान है इन देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना।
दूसरा प्लान है तेल सप्लाई रोककर बड़ा संकट पैदा करना। तीसरा प्लान है सैन्य ठिकानों को टारगेट करके असुरक्षित माहौल बनाना। ईरान ने शुरू किया है ऑपरेशन छल, जिसके सहारे वो अरब देशों को दहला रहा है। उसकी रणनीति समझिए। पहले चरण में वो ड्रोन स्ट्राइक करता है और इसके लिए अराश कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, वॉरहेड 150 किलो है। स्वार्म ड्रोन अटैक से तुरंत सैन्य ठिकानों पर पेट्रियोट और एवेंजर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वो ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए हमला करते हैं, जिससे सभी मिसाइलें खत्म हो जाती हैं और सभी ड्रोन इंटरसेप्ट करने में डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसमें ईरान की मिसाइल स्ट्राइक होती है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से हमला करता है। इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर है, स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, वॉरहेड 450 किलो। इस चरण में ईरान इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि डिफेंस सिस्टम पहले से फेल थी, मिसाइलें खत्म हो चुकी थी, मिसाइल को कोई रोक नहीं पाया, मिसाइलों से टारगेट ध्वस्त हो गए, डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया गया और अरब देशों में कोहराम मच गया। से हर महीने करीब 1,09,620 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी हर हफ्ते 25,578 करोड़ रुपए, और हर दिन का हिसाब लगाया जाए तो करीब 3,654 करोड़ रुपए। अगर हर घंटे हिसाब लगाएं तो करीब 152 करोड़ रुपए, जो हर मिनट में करीब 2.53 करोड़ रुपए होता है, यानी हर सेकंड करीब 4.22 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ईरान के तेवर बेहद आक्रामक हैं। वो लगातार अरब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। बीती रात हमले में ईरान ने बहरीन का पुल ध्वस्त कर दिया। पुल का नाम किंग फहद कॉजवे ब्रिज है, जो बहरीन के अल जसरा से शुरू होकर सऊदी अरब के अल अजीजिया शहर को जोड़ता है। इस पुल की लंबाई 25 किलोमीटर है, जिससे दोनों देशों के बॉर्डर जुड़ते हैं। ईरान के मिसाइल हमले से यह पुल टूट गया। पूरा पुल 536 पिलर्स पर टिका था, जिसमें 10 से 12 पिलर ध्वस्त हो गए। यह पुल 1986 में बना था। यह इकलौता रूट है जिससे बहरीन सऊदी अरब से सड़क मार्ग से जुड़ता है। और ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को ही चुनौती दे दी है। लड़ाई अब सीमाओं से निकलकर पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है। अब ईरान का अगला लक्ष्य कुवैत और इराक के बीच फंसा एक बहुत जरूरी द्वीप हो सकता है। ईरान का हर नया हमला अरब के अमेरिकी सुरक्षा कवच को कमजोर कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के सबसे आधुनिक हथियारों और इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार भी तेजी से घट रहा है। सवाल सिर्फ अगला हमला कहां होगा ये नहीं है, सवाल यह भी है कि अगर युद्ध का विस्तार इसी तरह होता रहा तो सुपर पावर अमेरिका अरब में अपने हथियारों की सप्लाई कब तक कर पाएगा। और अब ईरान का अगला टारगेट है फारस की खाड़ी के अंतिम किनारे पर मौजूद कुवैत का बुबियान द्वीप। हालांकि इस द्वीप पर ईरान की नजर लंबे समय से है, लेकिन अब ईरान को रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम द्वीप पर हमला करने और कब्जा करने का मौका मिल गया है। ये द्वीप न सिर्फ कुवैत की संप्रभुता का प्रतीक है, बल्कि यहाँ तैनात अमेरिकी सुरक्षा कवच खाड़ी देशों में वॉशिंगटन की सैन्य हनक की रीढ़ है। और बुबियान द्वीप क्यों खाड़ी का नया रणक्षेत्र बन सकता है, इसे समझने के लिए बुबियान द्वीप की सटीक लोकेशन जानिए। बुबियान द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी छोर पर बेहद संवेदनशील इलाका है। भौगोलिक रूप से यह कुवैत का हिस्सा है, लेकिन यह इराक की समुद्री सीमा के बिल्कुल मुहाने पर है। सबसे खास बात यह है कि इसके ठीक पीछे इराक का एकमात्र मुख्य बंदरगाह और खाफजी समुद्री सीमा है। बुबियान द्वीप की सुरक्षा के लिए अमेरिका का सबसे आधुनिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। यहाँ अमेरिका की सैन्य तैनाती भी है। इसके एकदम नजदीक कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और अमेरिकी सेना का कैंप व्यू रिंग है। इसलिए खाड़ी में अमेरिकी सैन्य वर्चस्व को तोड़ने के लिए यह द्वीप IRGC के निशाने पर है। इस द्वीप को लेकर कुवैत और इराक के बीच पुराना विवाद है। कुवैत बुबियान द्वीप पर मुबारक अल कबीर पोर्ट का निर्माण करा रहा है। इराक का आरोप है कि इस नए पोर्ट के बनने से उसके कसर बंदरगाह का समुद्री रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। आर्थिक और रणनीतिक रंजिश के इसी चोक पॉइंट का फायदा उठाकर ईरान इस द्वीप पर हमला कर सकता है। ईरान इराक युद्ध में इराक इस द्वीप को कुवैत से लीज पर लेना चाहता था, ताकि खाड़ी में उसकी सैन्य पहुंच बढ़ सके, लेकिन तब कुवैत ने डील करने से मना कर दिया। इसके बाद 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान यहाँ एक बड़ा सैन्य मोर्चा बना था। तब इराकी सेना ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं ने यहाँ इराकी ठिकानों को तबाह किया था। वॉशिंगटन की रणनीतिक शोध संस्था CSIS के विश्लेषण के अनुसार
फरवरी से अप्रैल तक चले 39 दिनों के युद्ध में अमेरिका ने 13,000 से ज्यादा हमले किए। इस दौरान उसने अपनी सबसे आधुनिक 7 मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इनमें टॉमाहॉक, जैस्प, प्रिज्म, SM-3, SM-6, थार्ड और पैट्रियट शामिल हैं। इनमें से कम 4 प्रमुख हथियार प्रणालियों का आधे से ज्यादा भंडार खर्च हो चुका है। युद्ध से पहले अमेरिका के पास करीब 3,000 टॉमाहॉक मिसाइलें थीं, जिनमें से 1,000 से अधिक इस्तेमाल हो चुकी हैं। लगभग 4,000 जैस्म मिसाइलों में से करीब 1,100 खर्च हो चुकी हैं। नई पीढ़ी की प्रिज्म मिसाइलों का कुल भंडार ही करीब 90 था। दावा यहां तक है कि प्रिज्म का पूरा उपलब्ध भंडार ही समाप्त हो गया है। अरब देशों में कुल मौजूद अमेरिका की लगभग 410 SM-3 मिसाइलों में से करीब 250 इस्तेमाल हो चुकी हैं। करीब 1,160 SM-6 मिसाइलों में से 370 खर्च हो चुकी हैं। लगभग 360 थार्ड इंटरसेप्टर में से करीब 290 उपयोग हो चुके हैं। करीब 2,330 पैट्रियट इंटरसेप्टर में से 1,430 तक इस्तेमाल होने का अनुमान है। और ईरान लगातार अरब के अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है और इनकी सुरक्षा करने में अमेरिका का इंटरसेप्टर भंडार तेजी से खर्च हो रहा है। सबसे पहले इराक का अल असद एयरबेस, ये इराक में अमेरिकी सैन्य अभियानों का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है। सीरिया का अल तन्फ एयरबेस, सीरिया, इराक और जॉर्डन की निगरानी रखने वाला अहम ठिकाना है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर पेट्रियट, स्काईगार्ड, स्टिंगर और स्टार बस्ट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। फारस की खाड़ी की सुरक्षा में इसकी भूमिका बेहद अहम है। जॉर्डन का मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रमुख हवाई ठिकाना है। कतर का अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस है। यहाँ पेट्रियट बैटरियों के साथ नासैम्स 3 सिस्टम तैनात है। UAE के अल दफरा एयरबेस की सुरक्षा थार्ड और पेट्रियट से होती है। हर नए हमले के साथ इंटरसेप्टर मिसाइलें घट रही हैं और यही अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। CSIS के अनुसार टॉमाहॉक मिसाइलों का भंडार पहले जैसा होने में 4 से 5 वर्ष लग सकते हैं। जैस्म के लिए लगभग 1 साल, प्रिज्म के लिए करीब 8 महीने, SM-3 और SM-6 के लिए लगभग 3 साल, थार्ड के लिए 3 से 3.5 साल और पैट्रियट के लिए भी करीब 3 साल का ही समय लग सकता है। अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमला शुरू कर दिया है तो ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिकी बेस तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ईरान ने सिर्फ बदले की कार्रवाई तक खुद को सीमित नहीं रखा है। ईरान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया के लिए ऐसा संकट खड़ा करने का प्लान बना लिया है जिसमें ट्रंप अकेले पड़ सकते हैं। ईरान के कदम से प्रभावित देश अमेरिका से दूरी बढ़ा सकते हैं और ट्रंप घरेलू मोर्चे पर भी गिर सकते हैं। आखिर ईरान का वो कदम क्या है, जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर नेटवर्क या बुनियादी ढांचे पर एक भी मिसाइल दागी तो इस बारूद में सिर्फ ईरान नहीं जलेगा बल्कि पूरी दुनिया युद्ध की चक्की में पिस जाएगी। पहला कदम था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना और इससे आगे बढ़कर दूसरा कदम है बाब अल मंदेब को बंद करने की तैयारी। दावा है कि ईरानी लीडरशिप ने अपने सबसे खतरनाक प्रॉक्सी हूती को सीक्रेट संदेश भेज दिया है जिसमें अमेरिकी हमले के बाद लाल सागर से तेल की आवाजाही तुरंत रोकने को कहा गया है क्योंकि बड़ी मात्रा में खाड़ी का तेल सऊदी पाइपलाइन से सप्लाई हो रहा है, वो पाइपलाइन जो लाल सागर से तेल के निर्यात का विकल्प बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा संकट यह भी है कि सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह को हूती लड़ाकों से बचाना होगा क्योंकि इसी बंदरगाह से सऊदी 70% तेल निर्यात करता है और अगर यानबू पोर्ट तबाह हुआ तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट ही क्रैश हो जाएगा। तब हूती ने 170 से ज्यादा जहाजों पर मिसाइल हमले किए थे। तब ब्रिटेन और ग्रीस के विशालकाय जहाज समंदर में डूब गए थे। तब अरबों डॉलर का कच्चा तेल और दूसरी सामग्री समंदर की गहराई में समा गई थी क्योंकि पहले लाल सागर और स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों में 80% की कमी आई थी। नया रूट अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को बनाया गया था लेकिन इस रूट पर 4000 से 6000 नॉटिकल माइल्स यानी 7408 किलोमीटर से 11112 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई थी। सप्लाई चेन में 10 से 20 दिन का समय अतिरिक्त लगने लगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का एक नया बेहद खतरनाक और रणनीतिक मोर्चा खुल गया है जो अजोव सागर से लेकर काला सागर तक जाता है। दोनों देश एक दूसरे की आर्थिक रीढ़ पर चोट कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जमीनी जंग अब जल युद्ध में बदल गई। यही वजह है कि काला सागर इस वक्त बारूद के अंगारों से दहक रहा है। तो क्या समंदर की लहरों पर छिड़ी महाशक्तियों की यह जंग विश्व युद्ध का सायरन है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
क्योंकि शैडो फ्लीट पर यूरोपीय संघ ने पहले ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यूरोप इस अवैध व्यापार को पूरी तरह से रोकना चाहता है, लेकिन यूरोप रूस से सीधा टकराव नहीं चाहता है। इसीलिए रूसी शैडो फ्लीट पर ना तो हमले करता है, ना ही उन्हें सीज। यूक्रेन रूस के साथ सीधे जंग लड़ रहा है। यूक्रेन को यूरोपीय देशों का समर्थन मिला हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन यूरोपीय देशों के इशारे पर लगातार हमले करके रूस को कमजोर करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट ओडेसा पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। रूस का टारगेट यूक्रेन के एग्रो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इन हमलों से यूक्रेन की अनाज निर्यात करने की क्षमता का 1/3 हिस्सा ठप होने का खतरा है। यूक्रेन फर्टिलाइजर्स के लिए इसी पोर्ट पर निर्भर है और फर्टिलाइजर न मिलने से यूक्रेन के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि कृषि पर आधारित है, वो प्रभावित हो जाएगा और इससे यूक्रेन के आंतरिक हालात खराब हो जाएंगे। रूस का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है कि तेल और गैस निर्यात ठप होने से वॉर फंड पर असर पड़ेगा, जबकि यूक्रेन का अनाज नहीं बिकने से यूक्रेन दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसी के साथ इन हमलों से क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण कमजोर हो रहा है और यूक्रेन के तटीय शहरों जैसे ओडेसा पर लगातार मिसाइल हमलों से नागरिक बुनियादी ढांचा तबाह हो रहा है।